नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इला क्लासेस में। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और हम लोग पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अगली कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है राजनीति विज्ञान का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवस्था सिद्धांत। अब देखिए, व्यवस्था सिद्धांत ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार इसको सुना होगा। इसको आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, जीव विज्ञान, वहां पे भी सुना होगा आपने, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसा मान के चलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की आपने राजनीति विज्ञान को पहले पढ़ रखा है पर्याप्त, तब हम उसकी तरफ आगे धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। तो आपने तुलनात्मक राजनीति पढ़ा होगा, तो वहां पे भी डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये नया नहीं है, लेकिन बात यह है कि इसको जहां यहाँ पे लिया गया है तो ये मूल रूप से नहीं है। जैसा कि खेल सिद्धांत था, गणित का सिद्धांत था, ठीक है, अर्थशास्त्र में भी प्रयोग किया जाता है और साथ के साथ राजनीति विज्ञान में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन सिद्धांतों के माध्यम से चीजों को एक्सप्लेन करना सरल हो जाता है। अब यहां पे हम देखेंगे कि जो व्यवस्था सिद्धांत है वो कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था में काम करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डेविड ईस्टन का तुलनात्मक राजनीति में खासकर जो आप व्यवस्था सिद्धांत पढ़ते हैं, वो राजनीति का जो तुलनात्मक अध्ययन करता है उसके संबंध में, राजनीति विज्ञान की व्यवस्था के संबंध में अध्ययन करता है। लेकिन ये जो संबंध हम लोग पढ़ रहे हैं व्यवस्था सिद्धांत, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संबंध में है और इसके जो प्रमुख प्रतिपादक हैं वो है मार्टिन कपलान। ठीक है, मार्टिन कपलान का नाम यहाँ पे याद रखेंगे। तो अगर हम बात करें मूल रूप से, तो ये इसका जो सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत जिन्होंने दिया था, कई बार पेपर में पूछा गया है, उनका नाम है लुडविग वॉन बंटलाफी और जे.जी. मिलर। ये दो नाम याद रखेंगे। मूल रूप से इन्होंने ही इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये मूल रूप से जीव विज्ञान का सिद्धांत है और अपनी सुविधा अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिएगा कि आपका जो मूल रूप से ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था में किसने प्रयोग किया है, तो मार्टिन कपलान ने प्रयोग किया है। इसके साथ आगे बढ़े हम लोग, तो यहां पे देखेंगे कि इस सिद्धांत की अपनी क्या विशेषताएं, भाई कुछ तो विशेषताएं होंगी। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा तुलनात्मक राजनीति में, तो वहां पे एक चीज आती है व्यवस्था सिद्धांत की। सबसे बड़ी बात होती है कि व्यवस्था सिद्धांत कई चीजों की व्यवस्था को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम है, एक राजनीतिक व्यवस्था है, तो कैसे काम करती है, पूरी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्यों क्यों ऐसा, मतलब उसके काम करने का आधार क्या है। तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट, बहुत से संगठन है, बहुत सी संस्थाएं हैं, ये सब अपना अपना काम करती हैं और सबके बीच इंटर जो है कनेक्टिविटी रहती है और सबके बीच जो है आपस में संबंध रहता है, एक दूसरे से आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं और पूरा एक सिस्टम को निर्मित करते हैं। ठीक है, पूरा एक सिस्टम बनाते हैं। तो इसी सिस्टम के आधार पर गवर्नमेंट काम करती है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि ऐसे ही हमारी बॉडी भी काम करती है। अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, जो लुडविग बंटलाफी ने मूल सिद्धांत दिया था, जैसे आंख हो गया, पैर हो गया, हाथ हो गया, दिमाग हो गया, आपकी सेंसिटिविटी हो गई, स्किन हो गई, जब ये कंप्लीट होता है तब ना ह्यूमन बॉडी बनती है। तो उस प्रकार से प्रॉपर सिस्टम काम करता है। उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था में भी चीजें होती हैं, यानी कि जाहिर सी बात है, इसमें कुछ प्रमुख घटक या तत्व होते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मिलकर काम करती हैं। और उन सब छोटी चीजों का जो भी घटक या एलिमेंट्स होते हैं, आप कहें मूल रूप से ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स का आपस में कनेक्शन होता है, कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एलिमेंट, और जिसके कारण से क्या होता है कि एलिमेंट ये जब ये कनेक्टेड होते हैं तब पूरी तरह से एक सिस्टम के तौर पे ये काम कर पाते हैं ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसके एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं। और अगर हम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के आलोक में देखें तो ये जिन तत्वों की हम बात कर रहे हैं वो तत्व कौन से होंगे, तो वो राज्य होंगे। यानी राज्य मतलब विभिन्न राष्ट्र राज्यों की बात हो रही है, देशों की बात हो रही है। यानी कि उस तत्व की जो बात हो रही है कि वो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में राज्यों को वो तत्व बोला जाएगा और वो तत्व आपस में कनेक्ट होंगे। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जब आप बात करेंगे और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करें खासकर, तो सबसे बड़ी बात आती है कि अकेले नहीं होता, वो बहुत से देशों के साथ जो आपके संबंध है उसी के आलोक में ये देखा जाता है। और उन तत्वों के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य अथवा राष्ट्र राज्य जो है, अथवा संस्थाएं भी आजकल हैं, वो सब मिलकर काम करती है। उनके बीच में जो है
एक कनेक्टिविटी होती है, कम्युनिकेशन होता है। लेकिन ये बात भी तय है कि इसकी कुछ सीमा होती है, एक हद से ज्यादा नहीं होता। तो याद रखिएगा, इस तरह के विकल्प आपको प्रश्न में मिलेंगे कि भैया इनकी एक सीमा होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो ये दो तरफा संबंध होता है लेन देन का। दो तरफा से क्या मतलब, अब पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जब बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, तो मान के चलिए ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये कंट्री है, अगर कोई कंट्री यहाँ पे है, अलग से सेग्रीगेटेड है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे स्थापित होगा? जाहिर सी बात है, अगर इसको यहां से संबंध स्थापित करना है तो संबंध जब होगा तो लेन देन और बात व्यवहार और कनेक्टिविटी होगी ही होगी। इसलिए ये संबंध दो तरफा होता है, एकाकी नहीं होता है, फिर संबंध वहां पे होगा ही नहीं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से देखें कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था होती है उस पर पड़ने वाले प्रभावों का जो संबंध हम देख रहे थे, उन पे प्रभाव, जो देशों के व्यवहार होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो उन व्यवहारों का ही अध्ययन इसके माध्यम से किया जाता है, व्यवस्था सिद्धांत के माध्यम से। आगे इसी में देखें तो मार्टिन कपलान की जो इन्होंने व्यवस्था सिद्धांत दिया, इन्होंने व्यवस्था सिद्धांत में 6 मॉडल बेसिकली प्रस्तुत किए। इन 6 मॉडल में क्या था कि 2 मॉडल, आप ध्यान दीजिएगा, 2 मॉडल ऐतिहासिक थे, ठीक है, यानी कि जो घटित हुए हैं, और अन्य काल्पनिक है। बेसिकली इन्होंने जो 6 मॉडल दिए थे, इनका मानना था कि 2 घटित हो चुके हैं, आगे जो आने वाले 4 हैं वो भी घटित होंगे, यानी कि उन्होंने एक प्रकार से भविष्यवाणी की थी। लेकिन ये भविष्यवाणी फेल हो गई तो इसी को काल्पनिक बोला गया। बाद में उन्होंने और भी मॉडल दिए, लेकिन वो सक्सेस वो भी नहीं हुए, वो उन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। लेकिन ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसी को पढ़ेंगे। कहीं कहीं किताबों पे आप लोग देखेंगे कि ऐतिहासिक मॉडल में 3 है और कहीं 4 है, तो उस पर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप खुद ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी चीजों में अंतर है, थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजों में, ठीक है। तो वो चीज आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 6 जो मॉडल दिए हैं इंपॉर्टेंट है, इन मॉडलों को एक एक करके हम देखेंगे। पहला इनका जो मॉडल है शक्ति संतुलन का सिद्धांत या शक्ति संतुलन की व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। क्योंकि ये ऐतिहासिक है तो जाहिर सी बात है, इसको अगर हम कंसीडर करेंगे तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ, प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के पहले की स्थिति को ये दर्शाता है। ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये नेचुरल रूप से बनी थी, इसको बनाया गया था और ये सिस्टम उनके रणनीतियों के कारण बन गया था देशों में। ये मूल रूप से ये जो व्यवस्था पाई जाती है, ये 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच की व्यवस्था थी, जिसमें क्या होता था कि 4 से 5 राष्ट्र ऐसे होते थे जो बहुत पावरफुल होते थे और उनके बीच में शक्तियां बटी होती थी। ऐसा नहीं होता था कोई बहुत ज्यादा सुप्रीम पावर है, उसके अपेक्षा जो आसपास के राष्ट्र हैं जो कंट्रोल करते हैं वो कमजोर हैं, ठीक है। तो होता क्या था कि शक्तियां जो प्रमुख देशों में 5-6 देशों में बटी रहती थी, वो सब मिलकर बैलेंस कर लेते थे एक दूसरे के माध्यम से, ठीक है। और इसमें भी जैसे ये यहाँ पे इनकी किताब को नोट कर लीजिएगा, इनकी किताब काफी महत्वपूर्ण है, जिसने इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। क्योंकि किताबों के नाम पूछे जाते हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें राष्ट्रों के मध्य आपस में शक्ति बटी होती है और एक राष्ट्र के पास अत्यधिक शक्ति इसमें नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन का अध्ययन करते हैं, यानी कि देखिए शक्ति संतुलन एक अलग से ही, बैलेंस ऑफ पावर अगला चैप्टर ही हमारा है, ठीक है। ये चैप्टर जैसे खत्म होगा तो अगला चैप्टर बैलेंस ऑफ पावर ही पढ़ना है। तो बैलेंस ऑफ पावर को पढ़ने के लिए आप उसको डिटेल से वहां समझेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़े लिमिटेड आधार पर समझ लीजिए कि ये जब किया जाता है तो ये समूचे विश्व का अध्ययन किया जाता है, कोई क्षेत्र विशेष का अध्ययन नहीं किया, तभी तो बैलेंस होगा। अगर किसी गुट में बैलेंस कर ले रहे हैं तो बैलेंस ऑफ पावर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिद्धांत जैसे मैंने बताया कि स्वाभाविक रूप से नहीं पाया जाता है, राष्ट्रों की नीतियों का ये सिद्धांत एक परिणाम होता है। तो दिमाग में रखिए, शक्ति संतुलन मूलतः क्या है, 18वीं 19वीं शताब्दी में था, प्रथम विश्व युद्ध के पहले था। इसमें जो है शक्ति है राष्ट्रों के बीच में, कुछ राष्ट्रों के बीच में आपस में बटी होती है और कोई भी राष्ट्र इतना शक्तिशाली नहीं होता कि अन्य राष्ट्रों को दबा दे, जिसके कारण से एक सहजता की स्थिति बनी होती है। लेकिन ये जो सहजता की और स्वाभाविक स्थिति होती है, ये राष्ट्रों की नीतियों का परिणाम है, ठीक है, स्वाभाविक रूप से नहीं है। आगे चलते हैं तो अगला इसी में है कि शिथिल ध्रुवीय मॉडल, यानी कि लूज बाइपोलर सिस्टम। अब यहां पे समझिए, क्योंकि हमने बताया कि 2 सिद्धांत इनके जो हैं, ये 2 सिद्धांत कैसे हैं, ऐतिहासिक हैं। तो इसमें क्या था, ये बेसिकली ये जो स्थिति है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अगर बोले तो शीत युद्ध की है। अब देखिए, जब 2 विश्व युद्ध हो गए थे तो उसमें 2 देश बहुत प्रमुख जो है उभर के आए थे, जो बहुत पावरफुल थे। कौन कौन से, एक तो यूएसए हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने न्यूक्लियर अटैक किया था। बाद में यूएसएसआर भी आया, उसने भी अपने सिस्टम को डेवलप किया, ठीक है, ये हो गया। और एक अलग ही आया, जैसे एक कुछ, अब इसमें क्या हुआ था, जैसे यूएसए बहुत पावरफुल हुआ था और
यूएसएसआर बहुत पावरफुल हुआ था, सोवियत संघ। तो हुआ क्या कि ज्यादातर देश या तो यूएसए के साथ हो लिए गुट बना लिए, या तो यूएसएसआर के साथ गुट बना लिए। तो पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया था। आप देखेंगे उस समय हम लोग ये सारी चीजें आगे पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कि पूरा दो विश्व आपस में बढ़ गया था। इस लेक्चर में नहीं करेंगे, आगे हमको कोल्ड वॉर पढ़ना ही है, हमारे सिलेबस में है। तो यूएसए जो है, यूएसए के साथ बहुत से देश हो गए, बहुत से इसके साथ हो गए। लेकिन इसके अलावा भी आप देखेंगे कि कुछ देश ऐसे थे जो किसी के साथ नहीं हुए, ठीक है, किसी के साथ जो है मतलब नहीं आए। जैसे कि नैम, उन्होंने अलग ही जो है एक संगठन बना लिया जो किसी देश के साथ संगठन के साथ संयुक्त नहीं हुए। हमको नैम को भी पढ़ना है, तो ठीक है। तो ये किसी के साथ जो है अलाइनमेंट नहीं किए, अपना ही एक अलग नेशन बना के रहे। तो इस प्रकार के जो विश्व था उसको इन्होंने शिथिल ध्रुवीय क्यों बोला? लूज इसलिए बोला, लूज बाइपोलर, बोले दो तो पोल बन गए हैं, दो तो ध्रुव है मुख्य रूप से, लेकिन लूज है क्योंकि एक कुछ ऐसे देशों का भी समूह है जो किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहते, ठीक है, सेपरेट रहते हैं। तो इसीलिए इसको इन्होंने लूज बाइपोलर बोला। ये तक तो ठीक था, ठीक है। और वही देश जो किसी के साथ नहीं थे वो तटस्थ थे और किसी भी समूह में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन आगे की स्थिति की एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं ये काल्पनिक मॉडल है, बोलते हैं कठोर दो ध्रुवीय मॉडल। बोलते हैं आने वाले समय में क्या होगा कि टाइट बाइपोलर सिस्टम होगा। अब टाइट बाइपोलर सिस्टम क्या है? देखिए ऊपर वाला क्या था, ये लूज बाइपोलर था। कैसा था? लूज बाइपोलर था। लूज बाइपोलर में क्या था, कुछ देश जो है तटस्थ स्थिति में रहते थे, अलग अलग समूहों में रहते थे, जरूरी नहीं कि दो ध्रुवों में या दो शक्तिशाली देशों के बीच में बटे रहे। आगे बोलते हैं कि जो देश है तटस्थ ये हट जाएंगे और ये भी बाद में किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, जो भी बड़े देश होंगे, खासकर यूएसए और यूएसएसआर उस समय थे, ठीक है। तो इन देशों को जब ये ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये एक बहुत टाइट व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, इन्होंने ऐसा बोला क्यों था? क्योंकि ये शायद हो भी सकता था, ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें देखेंगे कहीं ना कहीं भारत जो है रसिया के समीप जा रहा था। हालांकि हम जो है किसी भी संगठन में नहीं शामिल थे, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं झुकाव होता जा रहा था और ये चीजें आ रही थी। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, सोवियत संघ का बिखराव हो गया, टूट गया, तो उसके बाद ये स्थिति ही नहीं रही। बीच में तो ऐसी स्थिति है कि आप बोल सकते हैं विश्व एक ध्रुवीय हो रहा था, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं हुआ था। आगे हम समझेंगे उसको। तो बोलते हैं कि कठोरता के साथ विश्व दो गुटों में बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फिर आता है चौथा, इन्होंने जो मॉडल बताया सार्वत्रिक कार्यकर्ता। ऐसा समझिए सार्वत्रिक करता, या फिर इसको इंग्लिश में समझिए यूनिवर्सल सिस्टम, यानी कि पूरे विश्व में एक सिस्टम काम करेगा। ये सिस्टम कैसा होगा? देखिए एक ध्रुवीय मॉडल नहीं है ये सिंगल या फिर कहें बाइपोलर या फिर पोलर सिस्टम नहीं है, ठीक है, ना तो मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर आगे पढ़ेंगे। ये यूनिवर्सल सिस्टम है। यूनिवर्सल सिस्टम में ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें ना जैसे कि यूएनओ है, वहां पे अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था काम करेगी जो सभी पे कंट्रोल कर लेगी और अंतर्राष्ट्रीयता को बहुत महत्व मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय हितों के समक्ष जो है राष्ट्रीय हितों को गौड़ समझा जाने लगेगा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशन होगा जो नियमों को बनाएगा और कंट्रोल करेगा, वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, ठीक है, एक संस्था के रूप में काम करेगा। इसी को इन्होंने क्या बोला था? इसी को इन्होंने एक सार्वत्रिक मॉडल बोला था। क्या बोला था? सार्वत्रिक मॉडल या फिर यूनिवर्सल सिस्टम। याद रखिएगा, बहुत सरल है, दो लाइन के हैं, मैं चीजों को एक्सप्लेन करने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इन्होंने पांचवा मॉडल क्या बताया? इन्होंने पांचवा मॉडल बताया सोपानिक कर्ता। सोपानिक क्या है? देखिए हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे एक सोपान का मतलब पद सोपान हमने पढ़ा था जब हमने लोक प्रशासन पढ़ा था, वहां पे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको समझना चाहिए। पद सोपान का मतलब होता है कि जैसे एक हायरार्की होती है, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे करके, इसी को बोलते हैं। जैसे कि पिरामिड जो हम लोग बनाते हैं, जब ये मटकी उटकी फोड़ी जाती है तो ऐसे घेरा बना के कुछ लोग खड़े होते हैं, फिर उनके ऊपर खड़े होते हैं कुछ लोग, फिर ऐसे ऐसे करके, तो नीचे जो बेस ज्यादा होता है फिर कम की ओर चला जाता है। यानी कि एक पद का क्रम होता है, ऊपर वाला जो एक व्यक्ति होगा वो सबसे ऊंचे पद पे होगा, फिर नीचे ज्यादा लोग होंगे, उसके बाद और कम होंगे, ऐसे एकदम नीचे आते थे कुछ होगा। तो बोलते हैं कि ये वाला सिस्टम आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि अब देखिए जो एक राष्ट्र सबसे ऊपर होगा वो महाशक्ति के रूप में होगा और समूचे विश्व पर वो नियंत्रण कर लेगा, बहुत पावरफुल होगा, ठीक है, वो बहुत पावरफुल होगा और पूरे विश्व पे नियंत्रण कर लेगा। और इसी को एक ध्रुवीय, ठीक है, एक ध्रुवीय व्यवस्था इसी को बोला गया कि एक ध्रुवीय सिस्टम होगा। तो सोपानिक कार्यकर्ता
या फिर आपको हेरेडिकल या पद सोपानिक नहीं, सोपानिक ही देगा। और एक ध्रुवीय व्यवस्था बोले तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब जब ये व्यवस्था होगी तो उसके तहत जो इसके पहले वाला हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सिस्टम, वो भी इसके नियंत्रण में आ जाएगा, इस महाशक्ति के नियंत्रण में काम करने लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बोलते हैं कि ये दो प्रकार की हो सकती है क्योंकि उस समय घटित नहीं हुई थी। तो बोलते हैं एक तो निदेशात्मक होगी, एक गैर निदेशात्मक होगी। निदेशात्मक का क्या तात्पर्य है? निदेशात्मक का तात्पर्य है कि भाई देखो, अगर ये अधिनायक शक्ति है, लोकतांत्रिक देश नहीं है, जो महाशक्ति के रूप में उभरा है, ये सबसे ऊपर वाला देश, ठीक है, सबसे ऊपर वाला देश जो महाशक्ति के रूप में उभरा है ये वाला, ठीक है, ये जो सबसे बड़ा पावर है, सुप्रीम पावर के रूप में उभरा है, अगर ये लोकतंत्र नहीं है तब तो अधिनायक तंत्र हो जाएगा। अगर ये लोकतांत्रिक देश है ये महाशक्ति, तो पूरे देश में लोकतांत्रिक राज्य का निर्माण करेगा और उसकी जो कार्य प्रणाली होगी वो कैसी होगी? डेमोक्रेटिक होगी, ठीक है, लोकतांत्रिक होगी। तो ये चीज ये बताते हैं सोपानिक कार्यकर्ता के रूप में, और इसके बाद इस शक्ति का वितरण इस हिसाब से होगा और चीजें बहुत सख्ती के साथ फॉलो की जाएंगी। अंतिम में आता है इकाई वीटो निकाय या यूनिट वीटो सिस्टम। यूनिट वीटो सिस्टम क्या है? देखिए, यूनिट वीटो सिस्टम के तहत ये बोलते हैं कि देखिए, यूनिट से ही समझ में आ रहा है कि इकाइयां, ठीक है, इकाइयां। अब यहां पे सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो यूनिट की बात हो रही है, इनके हिसाब से क्या होगा कि जो महाशक्ति होगी, अभी तक एक ध्रुवीय सिस्टम होगा, वो टूट जाएगा। टूटने का कारण क्या है? क्योंकि बहुत से देशों के पास जो है परमाणु शक्ति आ जाएगी, और जिस देश के पास परमाणु शक्ति आ जाएगी वो दूसरे देश से डरेगा नहीं, और वो महाशक्ति को भी एक बार डरा सकता है, क्योंकि हमला दे सकते हैं। जैसे अभी हमला देखेंगे, आपने देखा था कि आपको पता है कोरिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा अगर जरूरत पड़ी तो पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में नहीं है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बारे में, ठीक है। अब आपको पता ही है कि नॉर्थ कोरिया का जो सिस्टम है, किम जोंग उंग के बारे में सुना था, इन्होंने बोला था कि भाई हमारे पास जो है बटन है किसका? परमाणु न्यूक्लियर बम का, ठीक है। तो ट्रंप ने बोला था हमारे पास बड़ा वाला बटन है। काफी इस पे जोक बना था कि दो बड़े नेताओं को, शक्तिशाली देश के नेताओं को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसका मतलब यही है, नॉर्थ कोरिया इसीलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाता आ रहा है और अमेरिका के खिलाफ मजबूती से खड़ा होता है, क्योंकि उसको पता है कि हम भी जो है इनको एक प्रकार से जो है परमाणु संपन्न अगर हो जाएंगे तो इनको हम डरा धमका सकते हैं, ठीक है। और ये बात सच भी है, यूएसए कहीं ना कहीं उस हिसाब से अब दबाव नहीं बना सकता। हालांकि उसका ये बात अलग है कि चाइना को उसका समर्थन पूरी तरह से अंदर ही अंदर मिलता है और जानबूझ के उसका समर्थन कर रहा है। इधर जापान और ये अन्य देश भी जो है इसके समर्थन में नहीं है। साउथ कोरिया का रिलेशन अच्छा है लेकिन नॉर्थ कोरिया का नहीं है, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया जो है चाइना के समर्थन से न्यूक्लियर संपन्न हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं दबाव बनाने में संपन्न है। तो इस हिसाब से बोलते हैं कि जितने भी परमाणु देश होंगे परमाणु संपन्न, वो किसी पे दबाव नहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक इकाई के रूप में विभाजित हो जाएंगे, निरंतर संघर्ष की स्थिति होगी, और जब सबके पास हो जाएगा तो कोई किसी से डरेगा नहीं। फिर अराजकता वाली स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आ जाएगी, देशों में नहीं होगी। और इसको जो है अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, जैसे हमने हॉब्स को पढ़ा था, हॉब्स लॉ रूसो को पढ़ा था सामाजिक समझौते में, तो हॉब्स का सिद्धांत आपको याद होगा, तो थॉमस हॉब ने यही बताया था कि भैया की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें अराजकता व्याप्त थी। क्यों? कोई किसी को कंट्रोल करने वाला ही नहीं था, मानव स्वभाव से बड़ा दुष्ट था, ठीक है। अपने केवल शक्ति अर्जित करना और रक्षा करना ही सबसे प्रमुख कर्तव्य था। उसने अपनी रक्षा के लिए सारी जो है शक्ति राजाओं को सौंप दी और इसीलिए राज्य का निर्माण होता है। तो बोलते हैं कि ये कुछ हॉब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है ना, उस हिसाब से चीजें हो जाएंगी। किसमें? इकाई वीटो निकाय यानी कि यूनिट वीटो सिस्टम में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो बनेगा तो इन्हीं चीजों को जोड़ते हुए बनता है, ठीक है, कोई अलग से नहीं बनता। तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। और केवल राष्ट्र राज्य ही होंगे सार्वत्रिक कर्ता, यानी कि जो यूनिवर्सल सिस्टम की जो हम लोग बात कर रहे थे वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये 6 मॉडल आप देखें तो आपको एक बार थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताऊं तो पहला शक्ति संतुलन का है, ठीक है। उसके बाद आपका शिथिल द्विध्रुवीय मॉडल है, ठीक है, लूज बाइपोलर सिस्टम है, कठोर द्विध्रुवीय टाइट बाइपोलर सिस्टम है, यूनिवर्सल सिस्टम है, हेरारिकल इंटरनेशनल सिस्टम है, और उसके बाद आपका यूनिट वीटो सिस्टम है। ये हमने मूल रूप से सिद्धांत पढ़ लिए। इसके अलावा भी कुछ सिद्धांत हैं जो कभी कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक रूप से पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया है, आई थिंक ये चौथा लेक्चर है, हाँ चौथा ही है आपका लेक्चर। तो इस प्रकार से काफी बड़ा चैप्टर था, ये कंप्लीट हो जाएगा। बस कुछ छोटे मोटे सिद्धांत हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे अभी व्यवस्था सिद्धांत जो हमने पढ़ा, इसके समर्थकों को पहले देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि भैया इसके जो व्यवस्थित और मुख्य प्रतिपादक हैं वो है मार्टिन कप्लान, ठीक है। अब मार्टिन कप्लान तो है ही, लेकिन 2 नाम और याद रखिएगा जो इसके समर्थक हैं। देखिए, इन्होंने
प्रतिपादित किया, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इसको लाया, लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ और लोग भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आप देखने को मिलेंगे, आपको देखेंगे तो, कि भैया इस सिद्धांत के कौन कौन समर्थक हैं। तो चार्ल्स मैक्क्लेलैंड है, जॉर्ज लिस्का है। अच्छा, जॉर्ज लिस्का ने इसको क्या बोला, इसको इन्होंने साम्य अवस्था का रूप दिया। किसको? इस सिद्धांत को जो इन्होंने व्यवस्था सिद्धांत दिया। अब ये पूछ लेगा भैया कि व्यवस्था सिद्धांत को किसने साम्य अवस्था के रूप में व्यक्त किया, तो नाम इनका है जॉर्ज लिस्का। ठीक है, चार्ल्स मैक्क्लेलैंड और जॉर्ज लिस्का तो उसके समर्थक हैं ही। और मूल रूप से अगर पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत किसकी देन है, तो ये है व्यवहारवादी क्रांति की देन है। जो आपका व्यवहारवादी क्रांति आती है, हमने देखा था ना, व्यवहारवाद को पढ़ा था तुलनात्मक राजनीति में, आपको याद हो। ठीक है, क्या हुआ था कि जब दो विश्व युद्ध हो गए तो फिर बहुत सी चीजें हुई ना, उसके बाद इन्होंने बोला कि जो अभी की राजनीति है वो प्रासंगिक नहीं है, और दो विश्व युद्ध हो गए तो उस चीज के लिए, निदान के लिए हमें कुछ सोचना होगा, तो व्यवहारवादी क्रांति आती है। मैं आपको सिद्धांत और तुलनात्मक राजनीति, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं पढ़ा दूंगा। इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट चालू करने वाला हूं। ठीक है, जल्दी ही आप लोग कमेंट वगैरह करके बताते रहे कि टॉपिक वाइज कराऊं या चैप्टर वाइज या फिर मिक्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि व्यवहारवादी क्रांति की देन है। मैं फोकस कर रहा हूं, पेपर में ऐसी चीजें आती हैं। जॉर्ज लिस्का साम्यावस्था की बात करते हैं, मार्टिन कपलान इसके व्यवस्थित प्रतिपादक है। आइए कुछ छोटे छोटे सिद्धांतों को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। एक आता है संरचनावादी सिद्धांत, इसी को रचनावादी सिद्धांत भी बोलते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन पेपर में कई बार ऐसे टाइप पूछ लेता है कि भाई इसके प्रतिपादक कौन है। तो अलेक्जेंडर वेंट है इसके प्रतिपादक, और इनकी रचना है एनार्की विच व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। ठीक है, ये इनकी रचना है। ये मूलतः क्या बोलते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है ना, जैसे कि बोलते हैं कि प्राकृतिक, अभी हमने पढ़ा कि जो यथार्थवादी हैं वो बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर ही अच्छा नहीं है, इसलिए आपस में संघर्ष हुआ रहता है, हॉब्स की बात। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया जो उदारवादी हैं उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अगर संपर्क बढ़ाया जाए और जो है अर्थ को प्रधानता दी जाए, लेन देन किया जाए, तो आपस में समरसता बढ़ती है। बोलते नहीं, ये जो प्राकृतिक युद्ध की बात करते हो नहीं, एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्राकृतिक नहीं है, ह्यूमन ने बनाया है और मानव चेतना का परिणाम है। संरचनावादी या रचनावादी किस चीज को बात बोलते हैं? मानव चेतना को प्रमुखता देते हैं। आलोचना करते हैं यथार्थवाद की। ठीक है, बोलते हैं असहमति और संघर्ष जो है ना, ये बोलते हैं कि इसका मूल कारण जो है बौद्धिक विचार, लोगों के बीच में अपने अपने जो विचार हैं और संचार की जो कमी है वो है। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं करते, अपने विचार का आदान प्रदान नहीं करते, लोगों को समझने का प्रयास नहीं करते, इस कारण से प्रॉब्लम्स हुई हैं। उदारवादियों की भी आलोचना करते हैं, बोलते हैं वस्तुओं का आदान प्रदान महत्व नहीं है। भाई आप बिजनेसमैन बनने से बढ़िया है, यहाँ पर राजनीति अगर आप कर रहे हो, क्योंकि मानव चेतना इन्होंने बोला आपके विचारों की उपज है, तो विचारों में नैतिकता और मूल्य को भी तो लाओ। जब आपके अंदर नैतिकता और मूल्य ही नहीं होगा तो आप कैसे जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था को स्थापित कर पाएंगे। तो बोलते हैं जो समस्या है उसमें कहीं ना कहीं ये कमी है। तो ये कौन है? संरचनावादी रचनावादी बोलते हैं। आगे चलते हैं, इसी से मिलता जुलता अगला सिद्धांत है, यह है इंग्लिश स्कूल का सिद्धांत। इनका भी यही सेम मानना है, दोनों का विरोध करते हैं। ये इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय समाज का भी उपागम बोला जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समाज की बात ये करते हैं। देखिए इसके जो प्रतिपादक है, नाम याद रखिएगा, हेडले बुल और जेम्स रोजेनाउ। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, नाम एक कॉपी में अलग करते जाइएगा आप लोग, ताकि रिवीजन के टाइम आपको काफी हेल्प मिलेगी। ये बार बार रिकॉल कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब ये लोग अंतर्राष्ट्रीय समाज का उपागम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सभी को साथ लाने का और समन्वय करने की बात करते हैं। इनका मानना है कि देखो, यथार्थवादी और उदारवादी दोनों सिद्धांत ना पूरी तरह से सत्य नहीं है, उनमें गलतियां हैं, लेकिन हाँ आंशिक सत्यता है, तो उनका समन्वय करने का ये प्रयास करते हैं। बोलते हैं दोनों सिद्धांत आंशिक रूप से सत्य हैं। पहले बोलते हैं कि जिसे यथार्थवादी बोलते हैं कि भैया देखो, जो शक्ति ही सब कुछ है, शक्ति संघर्ष के माध्यम से ही चीजों को बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, आपके पास पावर होगा, वही आपके पावर निर्धारित करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को। और उसी जगह उदारवादी क्या बोलते हैं कि लेन देन को बढ़ावा देना, बिजनेस को बढ़ावा देना, चीजों को कनेक्ट करना। ठीक है, उदारता की बात करते हैं तो बोलते हैं देखो पूरी तरह से सही नहीं है, बातें सही है कि बिजनेस भी जरूरी है, लेन देन भी जरूरी है, संपर्क भी जरूरी है, और साथ के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीति का भी और शक्ति का भी होना आवश्यक है।
और उसी के साथ जैसे इतिहास, मूल्य और परंपरागत दृष्टिकोण को ये लोग महत्व देते हैं इंग्लिश स्कूल वाले। तो इसमें मेन चीज क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समाज का उपागम भी बोला जाता है। इसके प्रतिपादक हेडले बुल, जेम्स रोजेनाउ हैं, समन्वय सिद्धांत स्थापित करने का प्रयास करते हैं। दोनों सिद्धांतों को यथार्थवादी और उदारवादी दोनों सिद्धांतों को आंशिक सत्य बताते हैं और परंपरागत दृष्टिकोण को ये लोग महत्व देते हैं। आगे थोड़ा सा देखते हैं, आलोचनात्मक सिद्धांत है, बहुत छोटा सा सिद्धांत है आलोचनात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत को अगर आप देखें, इसमें बस आपको प्रतिपादक का नाम याद रखिएगा। आलोचना करते हैं दोनों सिद्धांतों की और इनका मानना है कि जो कोई भी सिद्धांत है, जो भी सिद्धांत है, इन सिद्धांतों का अपना एक पक्ष होता है, वस्तुनिष्ठ और तटस्थ नहीं होते। वस्तुनिष्ठ का मतलब पता है आपको, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ में अंतर क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। देखिए वस्तुनिष्ठ मैं अभी समझा दे रहा हूं, मैं बाकी चीजें भी व्यक्तिनिष्ठ भी समझाऊंगा। जैसे मान के चलिए ABCD, एक प्रश्न आता है आपके सामने, जो पेपर होता है उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं। अब 4 ऑप्शन में इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्यों बोला जाता है? जैसे व्याख्यात्मक है जिसमें आपको लिखना रहता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिनिष्ठ बोलते हैं। उसका कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि इसमें मान लीजिए दे रखा है कि प्लेटो कहाँ का निवासी था ना, या फिर जो नैतिकता की दार्शनिक, जो नैतिकता का पिता कौन बोला जाता है, ठीक है, या फिर कुछ इस तरह से कोई भी प्रश्न बनता है तो 4 विकल्प दे देगा ABCD। अब आपको ये चीज पता होगा कि जो उत्तर होगा इन्हीं चारों में से एक होगा, इन्हीं चारों में से एक होगा, तीसरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। या तो अगर इसमें नहीं है तो प्रश्न ही गलत हो जाएगा। यानी कि वस्तुनिष्ठ क्या है, इन वस्तुओं पर निर्भर कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, फैक्ट होता है, चीजें गलत होने की बात नहीं होती ना, किसी की बात तोड़ मरोड़ के या कोई और चाहे कि आपने लिखा है तो आपका बी सही कर दे, नहीं, मशीन से चेक होता है और कंप्यूटराइज्ड होता है, कंप्यूटराइज जिसका बी है उसी का लेगा, कोई चेंज कर ही नहीं सकता। तो ये चीज होती है कि वस्तु पर निर्भर करती है, जब वस्तु पे होती है तो सत्य होती हैं चीजें। व्यक्तिनिष्ठ क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि आपने एक एस्से लिखा, और ऐसा हुआ भी है, एक लोग सेलेक्ट हुए थे, अगली बार उन्होंने एस्से लिखा था तो जो है बोले इसके पहले भी एस्से लिखा था, बाद में एस्से उन्होंने तैयार किए लेकिन तैयार नहीं था, तो पिछली बार का जो एस्से उनका टॉपिक था उसको पढ़ के एक बार चले गए थे, क्योंकि पिछली बार भी वही उन्होंने लिखा था। संयोग से वही एस्से दोबारा आया और कुछ और टॉपिक याद नहीं आ रहा था, उससे भी कम अच्छा एस्से उन्होंने लिखा क्योंकि ठीक से पढ़ के नहीं गए थे, लेकिन पिछली बार से ज्यादा नंबर उनको मिले सेम एस्से। क्यों? क्योंकि चेक करने वाले को ज्यादा अच्छा लग गया होगा। भाई मान लीजिए 150 नंबर का एस्से है, पिछली बार उनको 96 मिले थे, इस बार व्यक्ति को अच्छा लगा, उन्होंने 120 नंबर दे दिया। तो व्यक्ति पे निर्भर करता है, ठीक है। हो सकता है सेम क्वेश्चन का एक टीचर कम नंबर दे, एक ज्यादा दे, उसको चीजें ज्यादा अच्छी लग जाए एक्सप्लेन करने में ना, तो ये ऊपर नीचे 1-2 नंबर का हो सकता है। तो ये होता है वस्तुनिष्ठ, ये होता है वस्तुनिष्ठ जो वस्तु पर निर्भर करता है। व्यक्तिनिष्ठ क्या होता है, व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो यहां पे इसकी चर्चा हमने क्यों की, यहाँ पे जो ये आलोचक है रॉबर्ट डब्ल्यू कॉकस, ये बोलते हैं, ये 2 लोग हैं इनके प्रतिपादक, रॉबर्ट डब्ल्यू कॉकस और एंड्रयू लिंकलेटर, ये बोलते हैं कि जो भी सिद्धांत है ना आजकल, वो वस्तुनिष्ठ नहीं है और तटस्थ नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ है। उनका किसी न किसी पर्पस से उद्देश्य होता है। वो लोग जो एक की आलोचना करते हैं दूसरे का समर्थन करिए पड़े रहते हैं, तो बोलते हैं निष्पक्षता होती ही नहीं है उनमें, ठीक है। इस आधार पर ये आलोचनात्मक, इसीलिए इनको आलोचनात्मक सिद्धांत किया जाता है। इसी में एक आता है नोम चोम्स्की, इनका भी नाम महत्वपूर्ण है। मूल रूप से ये भी अमेरिकी राजनीति थे, इन्होंने अमेरिका की जो विदेश नीति, पूंजीवाद, भूमंडलीकरण आदि सभी की आलोचना की, ये भी आलोचना करने में प्रमुख थे। और इनकी जो बुक है कई बार पूछ ली गई है एग्जाम में, अमेरिकन पावर एंड न्यू मैंडेरियन, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, इनकी बुक महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो ये चीज महत्वपूर्ण होती है। इसके आगे चलते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो बताए गए थे, उन सिद्धांतों को देख लेते हैं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए इसको बस मैं एक बार बता दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये भी कई बार आपका पेपर में काम कर देगा, जितना हमने पीछे पढ़ा है वो और कुछ इक्का दुक्का फैक्ट है उनको भी इसमें मिलाया गया है। जैसे कि संघर्ष समाधान का जो सिद्धांत हमने पढ़ा, इसके प्रतिपादक कौन है, केनेथ गोल्डिंग है, ठीक है। केनेथ वोल्टाज वो अलग है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, ये तो हमने देखा था एंड्रयू लिंकलेटर, 9 मार्क्सवाद एंड्रयू लिंकलेटर है। और आलोचनात्मक, इसका जो 9 मार्क्सवाद का सिद्धांत है और 9 मार्क्सवाद का आलोचनात्मक सिद्धांत, दोनों के प्रतिपादक कौन है, एंड्रयू लिंकलेटर है। सामाजिक यथार्थवादी सिद्धांत, सामरिक यहाँ पे लिखा है, सामरिक यथार्थवादी सिद्धांत, तो ये सेलिंग का नाम हमने पढ़ा ही था। ऐतिहासिक समाजशास्त्री उपागम, चार्ल्स टिली का नाम इनके साथ जोड़ा जाता है। यह नॉर्मेटिव या फिर मानकीय सिद्धांत, क्रिस ब्राउन का नाम जोड़ा जाता है, यह क्रिस ब्राउन इसके प्रतिपादक हैं।
न्यायोचित युद्ध का सिद्धांत वाल्जर के साथ जोड़ा जाता है। नारीवादी सिद्धांत, ठीक है, नारीवादी पीजीटी में नहीं है और नेट में है, ये इसको देखेंगे आगे। हालांकि आगे देखने का तात्पर्य यह है कि जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो चीजें हम लोग कर रहे हैं। तो सिंथिया एनोल व स्पाइक पीटरसन है, ठीक है। उसके बाद उत्तर उपनिवेशवाद का सिद्धांत गायत्री स्पिवाक है। और अंतरराष्ट्रीय समाज का विचार अच्छा, अंतरराष्ट्रीय समाज जो हमने भी इसके पहले पढ़ा इंग्लिश स्कूल वाला, उसमें यथार्थवाद, बुद्धिवाद और क्रांतिवाद तीनों को मिलाने का प्रयास किया गया है। हेडलबुल हमने देखा था, इसके प्रतिपादक है अभी। और नव यथार्थवाद हम लोग जानते हैं केनेथ वोल्टाज हैं। ऐतिहासिक समाजशास्त्री उपागम के जो प्रतिपादक हैं यहाँ पे देखिएगा चार्ल्स टिली हैं, ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गया है। और नियम निर्माण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हर्बर्ट साइमन। इस प्रकार से आपका ये जो पहला चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग शक्ति संतुलन के सिद्धांत को आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।